हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हम दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से एक थी आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरी थी भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भाई आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर हम पढ़ें उससे पहले दो तीन छोटी छोटी टर्म्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या है, ये होती क्या है। सबसे पहली जो टर्म आएगी भाई वो होगी आपकी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, उसके बाद ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है, उसके बाद हाई कंसंट्रेशन क्या होती है भाई। हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। ये कुछ बेसिक सी टर्म है जो यहाँ इस ऑस्मोटिक प्रेशर नाम की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसके अंदर यूज़ होंगी। तो पहले इनको ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे चलेंगे। सबसे पहली बात है भाई डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न होता क्या है। डिफ्यूज़न देखो, मान लीजिए मेरे पास मैंने कोई सॉल्यूशन ले लिया और इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ बीच में मैंने कोई मेम्ब्रेन बना दी, कोई भी मेम्ब्रेन। यहाँ मेरा एक सॉल्यूशन है, नाम दे दिया मैंने सॉल्यूशन 1, और यहाँ कोई दूसरा सॉल्यूशन है भाई सॉल्यूशन 2। ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन हमने C1 ले ली और सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन हमने C2 ले ली, और हम ये मान के चलते हैं कि C1 जो है वो C2 से ज़्यादा है, यानी जो सॉल्यूशन 1 है उसकी कंसंट्रेशन C2 से ज़्यादा है। अब ये मतलब क्या होगा कंसंट्रेशन का। देखो वैसे तो कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर अगर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो वो कहलाएगा हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, और अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है तो वो कहलाएगा आपका लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो यहाँ आपका सॉल्यूशन जो 1 है इसकी कंसंट्रेशन C1 है, सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन C2 है, और हम ये मान के चलते हैं कि जो C1 है यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 इज़ ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, ध्यान रखना, डिफ्यूज़न को डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, यहाँ से सोल्यूट इस साइड से इस साइड मूवमेंट करेंगे, और यहाँ से ये नहीं है कि सोल्यूट अकेले जाएंगे, यहाँ से इस साइड से सॉल्वेंट जो होगा वो इस साइड से मूवमेंट करेगा। एक साइड से सोल्यूट और दूसरी साइड से सॉल्वेंट। अब होता क्या है, डिफ्यूज़न का मतलब क्या है। डिफ्यूज़न का मतलब है द नेट मोमेंट ऑफ solvent the net movement of any substance from their higher concentration to their low concentration। यानी इस केस की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन 1 है तो ध्यान रखना यहाँ इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा का मतलब क्या है, यहाँ जो सोल्यूट है सॉल्यूशन 1 के अंदर जो सोल्यूट है वो ज़्यादा है, और सॉल्वेंट है वो क्या है भाई कम। यहाँ इस सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ सोल्यूट की मात्रा कम है और सॉल्वेंट की मात्रा क्या है भाई ज़्यादा। ध्यान रखना भाई ये चीज़। हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा का मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है।
अब सीधी सी बात है, यहाँ अगर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कम कौन होगा, सोल्वेंट। यहाँ सोल्यूट की मात्रा कम होगी तो ज़्यादा कौन हो गया, सोल्वेंट। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये सोल्यूट क्या करेगा, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहाँ सोल्यूट मूवमेंट कर रहा है भाई, यहाँ से सोल्यूट की मूवमेंट होगी फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दूसरा, अगर इस साइड से क्या होगा, सोल्वेंट क्यों आ रहा है, इस साइड से सोल्वेंट क्यों मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोल्वेंट क्या है, ज़्यादा है। यहाँ सोल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ सोल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए सोल्वेंट होगा वो आपका इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो डिफ्यूज़न का मतलब ही यही होता है कि जो कोई भी सब्सटेंस अगर किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका डिफ्यूज़न। ठीक है भाई, डिफ्यूज़न क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, वो कहलाता है आपका डिफ्यूज़न। अब हम बात करेंगे भाई, तो ये समझ आ गया होगा हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन C1 थी जो कि ज़्यादा थी C2 से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सॉल्यूशन 1 के अंदर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है सोल्वेंट की मात्रा कम है। तो यहाँ, और अगर सॉल्यूशन 2 की बात करें, यहाँ सोल्यूट की मात्रा कम है, सोल्वेंट की मात्रा ज़्यादा, इसीलिए इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो यहाँ से सोल्यूट क्या करेगा, यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, कहाँ जाएगा, कम की तरफ। यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कहाँ जाएगा, कम की तरफ। तो यहाँ से तो सोल्यूट मूवमेंट करेगा। अब यहाँ वापसी केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ सोल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो वो कहाँ करेगा, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। यही प्रोसेस कहलाता है आपका डिफ्यूज़न। अब हम बात करेंगे भाई ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस है भाई जैसा हमने डिफ्यूज़न में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का नहीं होगा, वहाँ पे केवल एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा जो कि मूवमेंट करेगा। देखो यहीं पे बात कर लेते हैं हम, कुछ वैसा ही कंटेनर हमने ले लिया और यहाँ पे अब की बार हमने लगा रखी है, एक सिंपल मेम्ब्रेन नहीं है, एक SPM लगा दी। SPM का मतलब है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आपका सॉल्यूशन 1 और ये आपका सॉल्यूशन 2, इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी कंसंट्रेशन C2, और ये हमने लगा रखी बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ इस केस में क्या होगा, ओस्मोसिस के केस में क्या होता है भाई, डिफ्यूज़न के अंदर तो सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों के दोनों क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। इस केस में क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन हमने लगाई है ये सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल का मतलब क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे पोरस हैं भाई, होल हैं छोटे छोटे, ये पोरस है बिल्कुल, ये छोटे छोटे होल हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सोल्वेंट पार्टिकल होंगे, सोल्वेंट पार्टिकल होंगे, केवल और केवल वो मूवमेंट करेंगे भाई, केवल और केवल सोल्वेंट पार्टिकल ही मूवमेंट करेंगे, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल का साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होने के कारण वो इन पोर्स के अंदर से आर पार नहीं हो सकते। ठीक है, तो सोल्वेंट पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वो क्या रहेगा भाई, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ओस्मोसिस क्या रहेगा आपका, अगर हम ओस्मोसिस को डिफाइन करें तो ओस्मोसिस का मतलब क्या है, द मोमेंट ऑफ solvent particle from their higher concentration to their lower concentration। वहाँ पे तो किसी भी सब्सटेंस का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना वो कहलाता था आपका डिफ्यूजन। कि सोल्यूट की अगर एक साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है दूसरी साइड में कम है तो सोल्यूट इस साइड चला गया, सोल्वेंट की अगर यहाँ पे ज़्यादा इस साइड कम है तो वो यहाँ से यहाँ आ गया।
यहाँ पे केवल और केवल जो मूवमेंट होगी वो ओनली फॉर सॉल्वेंट पार्टिकल की होगी। और सॉल्वेंट पार्टिकल भी कैसे मूव करेंगे, अपनी हायर कंसंट्रेशन से। मैंने बताया था यहाँ अगर मैं C1 ग्रेटर देन C2 ले रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है और सॉल्वेंट की मात्रा कम। इस केस में क्या होगा, सोल्यूट कम होगा लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा भाई, ज़्यादा। तो क्या बताया, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, इसलिए केवल जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे वो आपके इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। और यही प्रोसेस कहलाता आपका ऑस्मोसिस। केवल ध्यान रखना कंसंट्रेशन का। अगर बात आ जाए सॉल्वेंट पार्टिकल की, तो सॉल्वेंट पार्टिकल अपनी कंसंट्रेशन से, अपनी हायर कंसंट्रेशन से उस जगह पे मूवमेंट करेंगे जिस सॉल्यूशन की तरफ उसकी लो कंसंट्रेशन है। ठीक है भाई। उसके बाद है भाई, अगर इसकी एक डेफिनेशन और देना चाहें हम, तो ये भी हो सकता है भाई, द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। देखो भाई, पजल मत हो जाना डेफिनेशन के अंदर। यहाँ पे तो क्या बोला गया है, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर, जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर वहाँ से सॉल्वेंट चल के एक ऐसी जगह पे जाता है, ऐसी डायरेक्शन में जाता है, ऐसे सॉल्यूशन की तरफ जाता है जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑस्मोसिस बोलेंगे। या दूसरा हमने कहा, एक ऐसे सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस किसको बोलेंगे, अगर सॉल्वेंट पार्टिकल एक ऐसे सॉल्यूशन से चलते हैं जिसकी खुद की कंसंट्रेशन लो है। मैंने बताया था अगर यहाँ पे सोल्यूट की मात्रा कम है तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम है, यहाँ सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल जब लोअर कंसंट्रेशन से, लोअर कंसंट्रेशन यही है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेंगे तो वो कहलाता है ऑस्मोसिस। ध्यान रखना, जब खुद की कंसंट्रेशन की बात आए तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और जब पूरे सॉल्यूशन की बात आए तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पजल मत हो जाना भाई, कभी यहाँ कंफ्यूज होकर रह जाओ। तो ये आपका ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन किसी भी सब्सटेंस का, चाहे सोल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, उसका अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, डिफ्यूजन। और अगर बात करें ऑस्मोसिस की, तो मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल से एक चीज़ ध्यान रखना भाई, इसके अंदर इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होगी भाई, यहाँ पे लिख लेना बेशक से, लोअर कंसंट्रेशन थ्रो ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर ये मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल का अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। या मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हो रहा है तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। ये था आपका डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। हायर कंसंट्रेशन का मतलब पता चल गया होगा, सोल्यूट की मात्रा जहाँ ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की मात्रा वहाँ पे कम हो, वो आपका हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहलाएगा। लोअर का मतलब सोल्यूट की मात्रा कम होगी और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी भाई। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया हो आपको। अब हम बात करेंगे भाई ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो भाई क्या होता है। देखो यहाँ पे एक सेटअप लेते हैं भाई,
डायग्राम पे मत जाना भाई। यहाँ हमने लगा दिया एक पिस्टन भाई P1, यहाँ हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट और यहाँ हमने ले लिया सॉल्यूशन, और ये रहेगी आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो ये सॉल्यूशन हमने इस साइड में सॉल्यूशन ले रखा है, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट ले रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सोल्यूट की मात्रा क्या होगी ज़्यादा और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी कम। भाई सॉल्यूशन ले रखा है, हाई कंसंट्रेशन एरिया है, तो यहाँ पे सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा, सॉल्वेंट की मात्रा कम। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट अकेला ही है, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा ही रहेगी भाई। ठीक है, अब इस केस में देखो, जब यहाँ कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो मोमेंट कैसे होगी, सॉल्वेंट पार्टिकल की मोमेंट तो इस डायरेक्शन में होगी ना। यहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का ही मोमेंट होगा, सोल्यूट पार्टिकल का तो नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूट यहाँ पे तो है ही नहीं। तो यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल का मोमेंट होगा, कैसे होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ सॉल्वेंट की क्या है भाई, जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, और यहाँ क्या है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है भाई, लो। तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे। अब इसके मोमेंट को रोकने के लिए, मैंने यहाँ पे जो पिस्टन लगा रखा है P1, इस पिस्टन को मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा भाई। यहाँ से मैं प्रेशर लगाऊंगा, तो प्रेशर लगाने से क्या होगा भाई, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ से जो सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैं ये प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा देता हूँ, तो उस टाइम पे एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्रेशर लगाने के बाद जो सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट है वो रुक जाती है भाई। तो जिस प्रेशर के ऊपर सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट रुक जाए वही प्रेशर कहलाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि द प्रेशर दैट स्टॉप्ड द movement of solvent particle that stop the movement of solvent particles from their higher concentration to lower concentration, उस प्रेशर को बोलेंगे भाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो प्रेशर, जिस प्रेशर के ऊपर सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ध्यान रखना यहाँ पे भी लिख लेना चाहे, द प्रेशर दैट स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उस प्रेशर को हम नाम देंगे भाई ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसको हम डिनोट करेंगे भाई पाई से। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इसको हम डिनोट करेंगे पाई से। ठीक है, तो ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। एक चीज़ और, ये तो ठीक है हमने कुछ प्रेशर लगाया, उस प्रेशर पे सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट रुक गई। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर मैंने लगा दिया, उससे ज़्यादा, मान लीजिए जिस प्रेशर पे ये रुकनी थी सॉल्वेंट के पार्टिकल की मूवमेंट रुक गई, लेकिन इन केस अब उसके बाद अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा, ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा भाई, ये जो पूरा प्रोसेस आपका ये रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अब की बार क्या होगा, यहाँ से मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना स्टार्ट कर देगी।
और इसी को बोला जाता है भाई, ये ऑस्मोसिस था, इसी को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आरओ वगैरह हम घरों के अंदर यूज़ कर रहे हैं आरओ, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस के फार्मूले पे काम करेगा, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है वो, बाद में पढ़ेंगे। तो जब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो भी आपका इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, और उसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम मैथमेटिकली बात करें कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूँ इसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये भी बोल सकते हैं। दूसरा, जो आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज नहीं करना आपको, ठीक है, सेम टेम्परेचर रखना है। तो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन को हम लिखेंगे C और टेम्परेचर को लिखेंगे T। जब ये हटाएंगे हम, इक्वलिटी लेके आएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के, तो पाई किसके बराबर आ जाएगा भाई, CRT, वेयर C क्या होगी कंसंट्रेशन, R क्या होगा, R को बोल सकते हैं हम भाई एक कांस्टेंट हो गया आपका ये, और इसका नाम रखेंगे हम सॉल्यूशन कांस्टेंट, ये हो गया आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट। और इस सॉल्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू रहेगी, यानी R की जो वैल्यू रहेगी 0.0821 किलो केल्विन एटमॉस्फेयर रहेगी भाई, केल्विन नहीं, एटमॉस्फेयर के अगर केस में देखें, इसकी जो यूनिट रहेगी पीछे वो रहेगी आपकी एटमॉस्फेरिक लीटर पर मोल। एक बार कंफर्म कर लेते हैं भाई इसकी यूनिट, लीटर पर मोल। और उसके बाद टेम्परेचर का पता है आपको, टेम्परेचर T इसकी यूनिट होगी जो केल्विन। ठीक है, अब हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन, अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है किसी भी सॉल्यूशन की, अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो क्या होगा कि सॉल्यूट की कितनी मात्रा है डिवाइड करेंगे उसके वॉल्यूम से। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट ऐड कर रखे हैं, और कितने जो सॉल्यूशन हमने ले रखा है उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो पाई किसके बराबर हो जाएगा भाई, CRT, और C किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स बटे डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो पाई किसके बराबर हो जाएगा, nRT डिवाइड बाई V। और यही शायद आपके आइडियल गैस इक्वेशन थी, PV = nRT हमने पढ़ी थी, यहाँ पे पाई आ गया, क्योंकि है क्या, वो भी प्रेशर था, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, वहाँ पे हमने प्रेशर पढ़ा था, तो इस पे मत जाना, इतना ही ध्यान रखना। यहाँ n क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, R आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट, और T आपका टेम्परेचर। तो ये था आपका भाई ऑस्मोटिक प्रेशर और उसका कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करें, उससे पहले 2-3 छोटी छोटी टर्म्स यूज होंगी, वो देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे भाई। सबसे पहला होगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नंबर 2 पे होगा हाइपोटोनिक, और नंबर 3 पे होगा भाई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होते हैं ये, देखो आपके पास 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, ये आपका सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है।
आइसोटोनिक आपको ये कह दे कि दो सॉल्यूशन आपके पास और दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या है भाई, आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक होने का मतलब है दोनों के दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। समझ आ गई बात। जहाँ भी बात आ जाए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो अगर इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो जब भी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उस सॉल्यूशन को बोला जाता है आपका आइसोटोनिक। तो मान लीजिए यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन C1 थी, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन C2 थी, टेम्परेचर T1 T रहता है, टेम्परेचर दोनों का सेम रखना है, गैस को जो सॉल्यूशन कांस्टेंट होगा वो भी सेम। तो यहाँ पे जो पाई1 होगा वो किसके बराबर होगा भाई, C1 RT। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा पाई2 किसके बराबर होगा, C2 RT। अब दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, सॉरी जो दोनों के दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो पाई1 किसके बराबर हो जाएगा आपका, पाई2 के। मैं बात करूँ पाई1 की वैल्यू क्या है, C1 RT C2 RT। RT दोनों कैंसिल, यानी C1 किसके बराबर आ गया भाई, C2 के। एक तो होगा आपका ये, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब अगर आपको ये कह दे कि जो आपके पास दो सॉल्यूशन है और दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, हाइपोटोनिक है। पहला सॉल्यूशन एक दूसरे के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है भाई दूसरे के ऑस्मोटिक प्रेशर से, ये चीज़ याद रखिए। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज लेस देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड। अगर बात करें कि दो सॉल्यूशन और दो सॉल्यूशन में से पहला जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एक, सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो यहाँ इस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा। बस ये चीज़ें याद रखना भाई। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जहाँ पे दोनों के दोनों सॉल्यूशन या जितने भी सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं सबका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। हाइपोटोनिक एक सॉल्यूशन जो होगा, मान लीजिए दो सॉल्यूशन दे रखे हैं उनमें पहले वाले का कम है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट इज लेस देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। और इन केस अगर हम बात करें हाइपरटोनिक की, तो पहले वाला जो सॉल्यूशन है वो वह देगा आपको कि दो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक हैं और उनमें एक की जो हाइपरटोनिक उसमें पहला हाइपरटोनिक है विद कंपैरिजन टू सेकंड, तो वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला जो अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक है इसका मतलब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सेकंड सॉल्यूशन। तो ये तो था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और 3 टाइप के सॉल्यूशन। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं भाई कि किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर आता है या पूछा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, वो देखते हैं। ये दिया गया है आपको, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ केन शुगर। आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है जो कि 5% वेट बाय वॉल्यूम है और किसका है भाई, केन शुगर का। आपको बताना है उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, ठीक है। और ये दिया हुआ आपको भाई केन शुगर जो गन्ना होता है उसका जो फार्मूला है C11H22, शायद ये होता है भाई इसका C12H22O11, ये इसका फार्मूला है। तो इसका मोलर मास दे रखे आपको 342 ग्राम। देखो आपको दे क्या देन निकालना है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है, CRT। अब देखो कंसंट्रेशन निकालनी है आपको। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है। जब हमने मोलैलिटी नॉर्मेलिटी ये कर रहे थे तो वहाँ पे हमें पता चल गया था, हमने पढ़ा था कि 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है। 5 ग्राम सोल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 5 ग्राम सोल्यूट 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो अगर हम देखें पाई किसके बराबर है भाई, C। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स
डिवाइड बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई आर इंटू टी। और यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया था भाई, टेम्परेचर ध्यान नहीं रहा, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखे हैं 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। किसका निकालना है? केन शुगर का। गिवन मास कितना है, कितना मास दे रखा है 5 ग्राम, डिवाइड में मोलर मास कितना है 342 ग्राम। ये आ गया भाई, एन की वैल्यू तो आ गई। वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम कितने एमएल के अंदर, कितने एमएल सॉल्यूशन है 100 ml। यहाँ याद रखियो वॉल्यूम को आपको लीटर्स में लेना है भाई, लीटर में लेना है, एमएल में नहीं लेना। तो रख दो जिन जिन की वैल्यू आपको पता है उनकी वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी? एन कैसे होगा 5/342। वॉल्यूम कितनी है 100 ml। किस में करेंगे कन्वर्ट? लीटर के अंदर। तो डिवाइड करेंगे 1000 से, वो 1000 ऊपर चला जाओगा भाई। आर की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर आपका केल्विन में लेना, ध्यान रखना भाई। तो 15 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर आ जाओगा? 273 + 15 288 केल्विन, 288 केल्विन। इसको जब सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो रहेगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये था भाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका कॉन्सेप्ट और उसका एक न्यूमेरिकल। बुक में कुछ सवाल दे रखे होंगे, प्रॉब्लम्स दे रखी होंगी, सोल्व करके देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है भाई, थैंक यू।